नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, आज एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पुनर्विवाह। दोस्तों, इससे पहले वाली कहानी थी, उस पर भी आप लोगों का प्यार मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। मधु आज एक सफल बिजनेस वूमेन है जिसकी उम्र महज 27 वर्ष है। आज उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं और एक सच्चा जीवन साथी है जिसके हर लड़की सपने देखती है। परंतु मधु का जीवन कितने संघर्ष भरा रहा, वो संघर्ष कोई नहीं चाहेगा। मधु का जीवन इतना आसान था नहीं जितना कोई सोचता हो। मधु को ये नया जीवन इतनी आसानी से नहीं मिला। मधु ने बहुत कुछ चुकाया है इसके लिए। तो चलिए जानते हैं मधु के इस संघर्षरत जीवन के बारे में। मधु राजस्थान के एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। देखने में बहुत सुंदर, गोरा रंग, काली काली बड़ी बड़ी आंखें, छरहरी काया, लंबे बाल, कुल मिलाकर किसी देवी सी प्रतिमा जो एक बार देखे देखता रह जाए। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहना, पढ़ना उसे अच्छा लगता था। पढ़ लिख कर वह कुछ बनना चाहती थी, परंतु गांव में मात्र 10वीं तक का ही स्कूल था। तो माता पिता ने 10वीं तक की पढ़ाई तो करवा दी, परंतु वो आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। मधु एक तो लड़की थी, ऊपर से कुछ ज़्यादा ही चुलबुली भी थी। 16 साल की मधु पूरे गांव में चहकती, घर बाहर हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती। जब तक मौका मिलता गांव के आवारा लड़के उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उम्र के साथ उसकी सुंदरता को देखकर उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। अभी जल्द ही उसका विवाह कर देना चाहिए। वैसे भी गांव में लड़कियों की शादी जल्दी ही कर दी जाती है। कोई अच्छा सा घर परिवार मिले तो जल्दी ही उसके हाथ पीले कर दे। इसलिए मधु के लिए रिश्ता देखने का काम जोर शोर से चल रहा था। मधु का एक भाई ललित था जो उम्र में मधु से बड़ा था, परंतु वह बहुत ही बिगड़ेल आवारा किस्म का लड़का था। माँ बाप भी उससे परेशान थे। मधु के पिता किशन एक जमींदार थे और माता शोभा एक सीधी सादी महिला थी जो दिन रात अपने पति के साथ मेहनत करती और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। परंतु वह अपने बेटे से भी परेशान थी। शोभा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए वह कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होने देती कि गांव में उसकी बेइज्जती हो। इसलिए उन्होंने मधु को भी आगे पढ़ने से रोक दिया था। शोभा मधु पर चिल्लाती, ए मधु, कुछ घर के कामकाज भी सीखो, कल को ससुराल भी जाना है। ससुराल में कुछ काम धाम नहीं आएगा तो हमें ही गालियां मिलेंगी कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। इस पर मधु हंसती और कहती, मैं नहीं जाऊंगी मैं इतनी जल्दी ससुराल, अभी तो मैं तुम्हें और परेशान करूंगी। और कहते हुए वे बाहर चली जाती और पूरे मोहल्ले में उधम मचाते घूमती। एक दिन किशन के कोई जान पहचान वाले घर में आए तो उन्होंने मधु को देखा तो किशन से बोले, तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, ब्याह नहीं करना? किशन ने कहा, करना तो है भाई, कोई अच्छा सा घर परिवार मिले तो जरूर कर देंगे। रिश्तेदार ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा सा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं? किशन ने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आपकी ही बेटी जैसी है। बताइए लड़का क्या करता है? रिश्तेदार ने बताया कि लड़का शहर का एक पढ़ा लिखा लड़का है, खुद का कपड़ों का बिजनेस भी है। बस एक दिक्कत है। किशन, वह क्या भाई साहब? रिश्तेदार, लड़के के माता पिता नहीं है, लड़का अपने चाचा चाची के साथ रहता है। किशन, अरे तो इसमें क्या बात है भाई, लड़के के माँ बाप नहीं है तो इसमें लड़के की क्या गलती है? लड़का अच्छा कमाना चाहिए, साथ में सुशील और संस्कारी होना चाहिए, और हमें क्या चाहिए? रिश्तेदार, अरे भैया, लड़के की तो हम गारंटी लेते हैं, लड़का एकदम सुंदर, सुशील और संस्कारी है, और खुद का कपड़ों का बिजनेस है तो कमाता भी खूब है। बस आप अपनी बेटी की फ़ोटो हमें दे दीजिए, हम उसके चाचा चाची को फ़ोटो दिखा देंगे, यदि उन्हें पसंद आ जाती है तो बात आगे करते हैं तुमसे। किशन, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसी भी बात हो हमें बता देना और मधु की एक फ़ोटो दे देते हैं। किशन के रिश्तेदार जाकर मोहित के चाचा चाची को मधु की फ़ोटो दिखाते हैं। मोहित वह लड़का है जिसके लिए मधु का रिश्ता लेकर आए थे। चाचा, जनाब परिवार कैसा है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, परिवार के लोग किस तरीके के हैं? राधे, जो कि किशन का रिश्तेदार था, लड़की 10वीं तक पढ़ी हुई है, उसके पिता जमींदार है, माँ अनपढ़ है, एक भाई है वह भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस शादी हो चुकी है उसकी।
गांव में आवारागर्दी करता घूमता है। यह समझ लो रोटी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। लड़के के चाचा चाची को मधु की फोटो पसंद आ गई और वो गांव आना चाहते थे लड़की को देखने के लिए। राधे ने यह खबर किशन तक पहुंचा दी थी। किशन ने कहा तो देर किस बात की, आप ले आइए कभी भी। किशन मन ही मन खुश था कि उसकी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है और उसकी बेटी की फोटो तो उन्हें पसंद आ ही गई है। अब बस कुछ भी करके बेटी भी उन्हें पसंद आ जाए और वह बेटी की शादी करके गंगा नहा ले। इधर चाचा चाची की को फोटो मोहित को दिखाई गई तो मोहित ने फोटो देखकर मना कर दिया कि नहीं चाची, वो बहुत ही छोटी लग रही है फोटो में, अभी बच्ची ही दिख रही है। मेरा जाना सही नहीं है, इतनी सुंदर फूल सी है जिसकी तो शादी की उम्र नहीं है अभी, ये सही नहीं है। परंतु चाचा चाची जिद पर आ गए, एक बार चले जाओ गांव, गांव में लड़कियों की शादी जल्दी ही कर दी जाती है, तुम नहीं तो किसी और से उसकी शादी हो ही जाएगी। पर मोहित तैयार नहीं था। मोहित के चाची और चाचा उसे कोई खास पसंद नहीं करते थे। वह तो मोहित की शादी करके जल्दी से उससे छुटकारा पाना चाहते थे और साथ ही कोई ना कोई तिकड़म लगाकर उसकी जायदाद भी हड़पना चाहते थे। मोहित शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि मधु और मोहित की उम्र में 7 साल का अंतर था, जैसा कि मोहित को बताया गया। परंतु सातिर चाचा चाची के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वह हमारे काम में भी ज़्यादा दखल नहीं देगी और ना ही वह समझ पाएगी हमारे इरादों को कि हमें मोहित की दौलत चाहिए। उस गंवार को हम अपने तरीके से नचाएंगे। मोहित के सामने चाची अपना इमोशनल नाटक शुरू कर देती है। अरे बेटा, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, गांव की सीधी सादी लड़की है और देखो कितनी सुंदर है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। पर हम लोग होते ही कौन है, तुम्हारे चाचा चाची हैं, कौन से माता पिता हैं? तुम्हारे माता पिता होते तो तुम मना नहीं करते, है ना बेटा? अरे बेटा, एक गरीब का भला होगा, सोच कर देखो, उम्र का मत सोचो। गांव के लोग बस अच्छा लड़का देखते हैं, उन्हें उम्र से मतलब नहीं होता है, इससे भी बड़ी उम्र में शादी कर देते हैं वो लोग। चाची ने सब शाम दाम दंड भेद अपना लिए और मोहित को वहां जाने के लिए मना लिया। इधर गांव में खबर कर दी कि कल लड़के वाले आ रहे हैं तो किशन के घर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। मधु उसके लिए तैयार नहीं थी, परंतु घर वालों के सामने उसकी एक न चली, वह रोती रही। उसकी माँ शोभा ने समझाया, देख बेटा, गांव में लड़कियों की शादी 15-16 साल की उम्र में ही कर दी जाती है और ऊपर से हमें तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़का शहर का रहने वाला है और अच्छा बिजनेस भी है उसका। उसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए बेटा? देख बेटा, अगर तू उस घर में शादी करके जाएगी तो राज करेगी राज। मधु रोती रही पर उसकी बात किसी ने ना सुनी और उसे समझा बुझाकर चुप करवा दिया गया और मधु ने भी इसे अपनी किस्मत समझ लिया। मधु मन मारकर शादी के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन मोहित और उसके चाचा चाची अपनी मर्सिडीज कार में गांव पहुंचे। गांव के लोग बस बड़ी सी गाड़ी को देख ही रहे थे और उसके पीछे दौड़ रहे थे। इतनी बड़ी गाड़ी, हाय राम, किसके घर जाएगी ये? मोहित ने मधु को देखा तो देखता ही रह गया। ये तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है, पर अभी बिल्कुल बच्ची है। मोहित अभी भी सोच रहा था, कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं इस बच्ची के साथ? अभी तो इसके खुद के ही खाने खेलने के दिन हैं। शादी करके क्या यह परिवार का बोझ उठा पाएगी? पर दोनों के परिवार वालों के आगे उनकी नहीं चली और बात पक्की कर दी गई। जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया गया। आज से 15 दिन बाद शादी तय हुई। मोहित के मन में थोड़ा शक हो रहा था कि अचानक से चाचा चाची को इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। शादी को लेकर कुछ ज़्यादा ही उतावले हैं, सोचना पड़ेगा। इनका अयासी बेटा भी तो आने वाला है शादी में, देखते हैं क्या होता है। कुछ तो दाल में काला है। दरअसल मोहित के चाचा का एक लड़का जो कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। मोहित के पापा के पास 3 कपड़ों के शोरूम थे जो उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़े किए थे और उन्हीं में से एक पर वह अपने छोटे भाई यानी मोहित के चाचा को बिठाते थे। उनका मानना था कि किसी दूसरे को रखकर उन्हें पैसा देने से अच्छा है अपने ही भाई को पैसा दिया जाए ताकि उसका घर भी अच्छा भला चले। लेकिन मोहित के पापा मम्मी की असमय मृत्यु हो जाने के कारण और उसके चाचा ने उसके 2 कपड़ों के शोरूम को हड़प लिया था, जिसमें से एक तो उसके बेटे की अयासी के कारण घाटे में जाकर बिक चुका था और एक को उसके चाचा संभालते थे और एक शोरूम मोहित को दिया गया था। परंतु मोहित कड़ी मेहनत करके उसे डबल मंजिल का बना लिया था।
और दिन रात मोहित उसमें मेहनत करता जा रहा था। यह देखकर उसके चाचा बहुत परेशान रहते थे कि एक तरफ उनका खुद का बेटा है जो दिन रात पैसे उड़ाने में लगा रहता है और पूरे शोरूम को बेच चुका है, और दूसरी तरफ मोहित है जो एक शोरूम से दूसरा करने में शायद ज़्यादा समय ना ले। देखते ही देखते 15 दिन निकल गए। शादी गांव में सादे तरीके से की गई। गांव के कुछ लोग और मोहित के कुछ करीबी लोगों के बीच शादी संपन्न हुई। 17 साल की मधु को 24 साल के मोहित से ब्याह दिया गया। मधु के माँ बाप अपने फर्ज से पूरे हो गए। गंगा नहा ली। मोहित बहुत समझदार था, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। माता पिता के न रहने पर वो समय से पहले ही जिम्मेदार और समझदार हो गया था। मधु की नाबालिग उम्र को देखते हुए उसने अपना रिश्ता अभी आगे न बढ़ाने का सोचा तथा जब तक मधु पढ़ना चाहती है तब तक उसे आगे की पढ़ाई करवाएगा। शादी होकर मधु ससुराल आ गई थी और शाम को अपने कमरे में बेड पर सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। मधु शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वह तो आगे पढ़ाई करना चाहती थी। जैसे ही मोहित कमरे में आया, तकिया और चादर उठाकर बाहर जाने लगा और मधु से बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। इतना सुनते ही मधु बहुत खुश हो गई क्योंकि वह तो पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। मोहित गेट तक गया और फिर ठिठक कर वापस आ गया और आकर वहीं सोफे पर सो गया। सुबह मोहित जल्दी उठ गया क्योंकि मोहित को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और वह रसोई में जाकर मधु के लिए चाय बनाकर ले आया और उसने मधु को जगाकर चाय दी। मोहित ने मधु के पास बैठते हुए मधु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मधु, हमारी शादी हो चुकी है और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारे हर अच्छे का, बुरे का, तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ हो। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। सबसे पहली बात, तुम अभी उम्र में बहुत छोटी हो, अभी तुम बालिग भी नहीं हुई हो, इसलिए बेशक हमारी शादी हो गई हो, लेकिन जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। और अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं भी चाहूँगा कि तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो। मधु, जो अब तक डरी हुई सिमटी हुई सी बैठी मोहित की बात सुन रही थी, इतना सुनकर अचानक से खुल उठी और बोली, क्या सच में मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ? मोहित ने कहा, हाँ, क्यों नहीं मधु, तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा एडमिशन मैं यहाँ करवा दूंगा। मैं एक बार दुकान जाकर वापस आ जाता हूँ, तब तक तुम तैयार रहना, फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवाने चलेंगे। मोहित मधु का बहुत ध्यान रखता था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, उसे हर तरह से खुश रखता, उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद करता। मधु ससुराल आने के बाद एक बार ही पग फेरे के लिए अपने गांव मोहित के साथ ही आकर उसी के साथ वापस चली आई। उसके बाद माँ बाप ने उसकी सुध नहीं ली। मधु के भाई भाभी तो पहले ही अपने में मस्त रहते थे। मधु को भी मोहित से इतना प्यार सम्मान मिल रहा था और अपनी पढ़ाई के चलते उसे भी ज़्यादा याद नहीं आती। गांव में फ़ोन पर कभी कभी बात कर लिया करती थी। इधर चाचा चाची ये देखकर काफ़ी परेशान थे कि उन्होंने मोहित की शादी इसलिए नहीं करी कि उसकी दुल्हन आने के बाद यहाँ पढ़ाई करे, बल्कि वह तो यह चाहती थी कि वह यहाँ हमारे घर में काम करे ताकि नौकरों से छुटकारा मिल सके और धीरे धीरे वह उसी के माध्यम से मोहित के बिजनेस में भी अंदर तक घुस सकें। और दूसरी तरफ इसी के चलते उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ऊपर से उसके बेटे की नज़र मधु पर बनी हुई थी क्योंकि मधु थी ही इतनी खूबसूरत। मधु का स्कूल में एडमिशन तो हो गया था, परंतु मोहित के ऑफिस जाने के बाद वह आधी बार भी स्कूल नहीं जा पाती थी। अब धीरे धीरे चाची ने मधु को परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ही मधु स्कूल के लिए जाने का टाइम होता, कभी बीमार होने का बहाना करती तो कभी कहीं जाने का, और मधु से कहती, मधु बेटा आज स्कूल से छुट्टी ले लो। अब यह लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का काम होने लग गया था। मधु जब घर में पढ़ने बैठती तो उसे कभी चाय बनाने को कहती, कभी खाना बनाने को। दिन भर उसको काम में लगाए रखती, जिससे मधु पढ़ ही नहीं पाती। शाम को थकी सी रहती और मोहित के आने से पहले ही सो जाया करती, कभी सोफे पर, कभी डाइनिंग टेबल के पास, तो कभी मोहित के इंतजार में। एक दिन मोहित ने मधु से पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ दिनों से थकी थकी सी रहती हो, पढ़ते हुए भी नहीं दिखती। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अभी उसकी नई नई शादी हुई है, कहीं मोहित उसके बातों का गलत अर्थ ना निकाल ले, इसलिए बोली, नहीं, थोड़ा बहुत काम में थक जाती हूँ। मोहित, मधु, तुम कौन से काम में थक जाती हो?
काम तो करने के लिए नौकर है ना घर में। मधु मन ही मन सोचने लगी कि मोहित को कैसे बताए कि उसके जाने के बाद सारे नौकरों का काम बंद हो जाते हैं। मधु, वह क्या है ना, मुझे खुद के काम खुद करने की आदत है, तो मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। इसलिए एक दिन हद हो गई। जब मोहित ऑफिस में था, चाचा चाची बाहर गए हुए थे। उनका बेटा वीरान जो घर पर अकेला था, जिसकी बुरी नज़र मधु पर ही रहती। मधु कमरे में पढ़ रही थी, तभी वह कमरे में आया और मधु को देखने लगा। मधु डर गई। उससे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए तो आप बोल देते, मैं बाहर आ जाती। वीरेन ने कहा, मुझे तुम चाहिए, जो तुम मुझे यहीं मिल सकती हो। मधु घबरा गई। मधु ने कहा, आप बाहर जाएं, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। वीरेन ने बेशर्मी से कहा, मचाओ शोर, देखते हैं कौन आता है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। और बेशर्मी से हंसने लगा। वीरेन उसे जबरदस्ती पकड़ने लगा। मधु चिल्लाने लगी। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर घर में काम करने वाले माली काका आकर दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, बेटा क्या हुआ, ठीक हो? माली काका की आवाज़ सुनकर वीरेन खिड़की से भाग गया। मधु ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, काका ने कहा, बिटिया आप ठीक हो, चिल्ला क्यों रही थी? मधु ने धीरे से कहा, ठीक हूँ काका, कुछ नहीं, वो कॉकरोच आ गया था। काका, कहाँ है बेटी कॉकरोच? और बेटी कॉकरोच खाता थोड़ी ही है, मुझे बताओ, मैं अभी मार देता हूँ। मधु हड़बड़ाते हुए, वो काका, अभी तो वह चला गया। काका ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। काका के जाने के बाद मधु वहीं फर्श पर बैठकर रोने लग गई। उस दिन मोहित जल्दी घर आ गया, ये सोचकर कि मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ और मधु परेशान होती है। उसकी तबीयत भी सही नहीं है, शायद वो मुझे बता नहीं पा रही। घर आकर देखा तो घर में एकदम अंधेरा था। मोहित ने लिविंग रूम की लाइट जलाई, फिर अपने कमरे में गया, वहाँ भी अंधेरा था, बस सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मोहित ने घबरा कर लाइट जलाई, देखा तो एक कोने में बैठी मधु रो रही थी। वह जल्दी से मधु के पास गया, उसे पकड़कर, मधु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये क्या हाल बना लिया? बोलो तो क्या हुआ तुम्हें? और घर में इतना अंधेरा, सब लोग कहाँ गए? मोहित को देखकर मधु जल्दी से उसके गले लग गई और तेज तेज रोने लगी। मोहित ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस बहुत रो लिया, अब चुप हो जाओ, क्या हुआ बताओ मुझे, तुम क्यों इतना डरी हुई हो? मोहित ने उसे जमीन से उठाकर बेड पर बिठाया, फिर गिलास में पानी लेकर उसे पानी पिलाया। मधु अभी भी सिसक रही थी। मोहित ने उससे फिर से पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शाम को अकेले डर लगता है तो मेड को अपने पास रख लेती। वैसे मेड वगैरह है कहाँ? मधु अभी भी मोहित से लिपट कर रोए जा रही थी। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। मोहित ने मधु के कंधों से पकड़कर अपने से अलग करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, मधु रिलैक्स, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं क्या मधु सच बता पाएगी या मोहित को सच पता चलेगा कि नहीं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो कहानी का लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।